हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ हूं जनवरी माह के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, जनवरी माह यानी कि जनवरी 2020 की मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज आज से मैंने स्टार्ट कर दी है। हर 1 या 2 दिन बाद आप लोगों को मंथली, जैसे कि आज जनवरी का करंट अफेयर्स अपलोड हुआ है, 1 या 2 दिन बाद फरवरी का भी हो जाएगा, इसके बाद मार्च का। इस तरह से हम लोग इसको कवर करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं जनवरी माह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। पहला सवाल है, मिलन 2020 यानी कि मिलन 2020 नौसैनिक अभ्यास की मेज़बानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा। दोस्तों, ये वाला सवाल मैंने आप लोगों को जीके मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेशन में करवा चुका हूँ। तो मिलन 2020 की मेज़बानी जो स्थगित हो चुका है, स्थगित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? कोविड-19 की वजह से, क्योंकि ये होना था 18 मार्च से 28 मार्च के बीच। तो ये कहाँ पे होना था दोस्तों? विशाखापट्टनम। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में किया है दोस्तों। आप लोग अगर चाहें तो जीके टेस्ट सीरीज में आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हाल ही में, अगला सवाल है, हाल ही में अम्मा ओडी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, अम्मा ओडी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें जिस तरह से ये जो प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे होते हैं ना, जैसे इनको कहीं कहीं पे खाना दिया जाता है जिसको मिड डे मील बोलते हैं, कहीं पे वजीफ़ा के रूप में पैसा मिलता है, इस तरह से कि साक्षरता दर बढ़े और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आएँ। तो लेकिन इसमें अलग से क्या हुआ है दोस्तों, इसमें अलग से एक अलग, बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है इसका। वो क्या है कि इसमें जो बच्चे हैं ना, उनकी माताओं को पैसे दिए जाएंगे। और ये क्यों कर रही है सरकार? वो इसलिए कर रही है कि अगर इस तरह से माताएं यानी कि अभिभावक भी जागरूक रहेंगे बच्चों की शिक्षा के प्रति। तो ये योजना शुरू किसने की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेज़बानी करने वाला देश है। मतलब अभी से घोषित हो चुका है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड में भी अगर कोई शहर पूछा जाए तो वो कौन सा है? बर्मिंघम। बर्मिंघम शहर में कॉमनवेल्थ गेम होंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, 107वीं विज्ञान कांग्रेस बैठक का आयोजन किस जगह किया गया। तो दोस्तों, ये वाला सवाल भी मैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन में करवा चुका हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया था तब। इसका आंसर होगा हमारा 107वीं विज्ञान कांग्रेस बैठक हमारी हुई थी दोस्तों ये बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक की राजधानी। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन इसी साल फिर से एक बार किसको बना दिया गया है? BK यादव यानी कि विनोद कुमार यादव। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इनको दूसरी बार बनाया गया, ये याद रखना दोस्तों। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। ये भारत से है। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी यानी कि विंसन चोटी का नाम बता रहा हूँ दोस्तों, नोट कर लेना अगर जिसको मालूम ना हो। विंसन मासेफ ये चोटी का नाम है, जिसकी ऊंचाई है 4987 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों, इनका नाम है मालावत पूर्णा और इनकी उम्र है मात्र भी 18 साल। ठीक है दोस्तों, 18 साल की हैं ये। अच्छा, इन्होंने इसके साथ एक और कीर्तिमान बनाया है। वो कीर्तिमान क्या है कि ये 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ चुकी हैं। 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर ये चढ़ चुकी हैं। पर्वतारोही हैं, भारत की हैं, 18 साल की हैं। याद रखना दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मालावत पूर्णा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, इसरो का शैक्षणिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसरो का जो शैक्षणिक केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? इसरो का शैक्षणिक केंद्र चित्रदुर्ग
चित्रदुर्ग कहाँ पड़ता है? अगर चित्रदुर्ग बोलें तो कर्नाटक में, कर्नाटक का जिला है चित्रदुर्ग। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें इसरो अपने कर्मचारियों को क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा शिक्षा मतलब कि एक तरह से ट्रेनिंग देगा। ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए खोला गया है। कर्नाटक में कहाँ? कर्नाटक का चित्रदुर्ग जिला। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बैठक किस जगह आयोजित की गई? तो दोस्तों इसी साल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बैठक कोची में आयोजित की गई। किस लिए की गई? क्योंकि समुद्र के प्रति या जीव जंतुओं और समुद्र का जो पर्यावरण है, वातावरण, उसके प्रति जागरूक बनाना और उसके संरक्षण के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कोच्चि यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, इसरो द्वारा छोटे उपग्रहों के लिए नया प्रक्षेपण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले से मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। और इसरो आए दिन उपग्रह यानी कि सैटेलाइट लॉन्च करता ही रहता है। तो उसका भार कम करने के लिए दोस्तों एक नया लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, जो उसकी क्या विशेषता है कि जो छोटे वाले सैटेलाइट हैं वो वहाँ से लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ, तो वही पूछा गया है सवाल में कि कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु में भी पूछा जाए तो ये इसका नाम होगा थिथक्कुडी। ठीक है दोस्तों, थिथक्कुडी में, तमिलनाडु। आप लोग तमिलनाडु याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि तमिलनाडु में। अगला सवाल है, नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये इस साल गोवा में आयोजित किया गया था। कहाँ पे दोस्तों? गोवा में। और ये कौन कौन से देश थे? भारत और ओमान का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास था। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया? तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस बंदरगाह का नाम होगा आज से? अब ये नाम होगा दोस्तों हमारा कोलकाता बंदरगाह का। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कोलकाता बंदरगाह सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो द्वारा GSAT-30 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? इसरो का GSAT-30 का प्रक्षेपण, GSAT-30 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसका पूछा गया है कि ये कहाँ से लॉन्च की गई। प्रक्षेपण का मतलब होता है लॉन्च करना। तो दोस्तों इसको लॉन्च किया था इसरो ने कोरू। कोरू कहाँ पे पड़ता है? फ्रेंच गुयाना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये एक देश है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ठीक है, जो फ्रांस द्वारा शासित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जब भारत में लॉन्च पैड नहीं थे दोस्तों, तो यहीं से लॉन्च किया जाता था। भारत के ज़्यादातर, या तो अगर इंडिया से बाहर कहीं पूछा गया है तो फ्रेंच गुयाना से ही लॉन्च होते हैं। ये हमेशा याद रखना आप लोग। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चीन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित साहित्यकार हैं? तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित साहित्यकार कौन है? नासरा शर्मा नहीं है, इनको मैं प्रैक्टिस सेशन में करवा चुका हूँ ये दोनों नाम। कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों? व्यास 2018 और 19 का व्यास पुरस्कार इन दोनों को मिला था। चेतन भगत भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वासुदेव मोही। अच्छा, अगर किसके लिए दिया गया है सरस्वती सम्मान? तो ये दिया गया है चेक बुक के लिए, इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय सेना का प्रमुख किसे बनाया गया है? मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये तो प्रमुख हैं,
यानी कि अध्यक्ष हैं। तो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? आर के भदौरिया नहीं, ये तो एयरफोर्स वाले हैं। किरण मजूमदार सर ये भी नहीं है, इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला था जनवरी में ही। अगला आंसर ऑप्शन क्या है हमारा? एस के सैनी। तो ये भारतीय सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप लोग। तो इसका आंसर डी यानी कि एस के सैनी सही होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों ये वाला सवाल भी मैं आप लोगों को सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के नाम से मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में करवा चुका हूँ। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ये थोड़ा सा फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। WEF द्वारा अभी तक पहली बार ही आया है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया था और इसमें पहला देश कौन सा आया था दोस्तों? डेनमार्क पहले नंबर पे रहा था। और भारत का नंबर क्या था? स्थान 76। कुल देशों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 82। अब तो याद आया होगा ना दोस्तों आप लोगों को। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? दोस्तों ये वाला सवाल भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ प्रैक्टिस सेशन में। तो कहाँ पे किया गया है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऐसा नहीं है दोस्त, अगर ये वाली मंथली करंट अफेयर्स का सेशन नहीं भी चल रहा था तो आप लोगों ने देख लिया होगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं प्रैक्टिस सेशन में, फिर भी मैंने इसमें डाल रखे हैं। अगला सवाल है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान था। तो दोस्तों इसमें जो पूछा गया है कि कंपटीशन वाले में या टैलेंट वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स भी के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो इसमें पहला स्थान किसका था दोस्तों? स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भारत का पूछा गया है तो भारत को 72 यानी कि 72वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। तो देख लेते हैं 72, यहाँ ऑप्शन नंबर सी यानी कि 72 सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है वन्य जीव जनगणना नहीं होगा दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया। वन्य जीव गणना प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये बहुत अच्छी पहल है अपने वन्य जीवों के संरक्षण या उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और उनके संरक्षण के लिए। ये बहुत ज़रूरी है पर्यावरण में। तो ये काम किसने किया है? वन्य जीव की गणना प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है दोस्तों? वो है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शहर में वुमन व्हील्स नामक टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? तो दोस्तों वुमन व्हील्स टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू की गई है? तो दोस्तों इस सेवा की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पे की गई है दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। तो दोस्तों याद रखना ये वाला सवाल आप लोग, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। तो उस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, ये वाला भी मैं आप लोगों का करवा चुका हूँ। देश का पहला युद्ध स्मारक किस शहर में बनाया गया है? देश का पहला पशु युद्ध स्मारक किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों देश का पहला पशु युद्ध स्मारक से मतलब क्या है दोस्तों? जो आर्मी में यानी कि सेना में जो भी पशु भर्ती होते हैं यानी कि जो काम करते हैं पशु, तो जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी याद में कौन सा स्मारक बनाया गया है? पशु युद्ध स्मारक। और ये कहाँ पे बनाया गया है? आप लोगों के दिमाग में क्लिक कर गया होगा क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में ये वाला सवाल भी आप लोगों का हो चुका है। तो दोस्तों ये है मेरठ में। मेरठ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, अपने यूपी में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों कलाम सेट V2 निम्न में से क्या है? पूछा गया है कि जो कलाम सेट V2 है ये क्या है? दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान? बिल्कुल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान? बिल्कुल नहीं है। दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह? बिल्कुल, यही सही आंसर होगा हमारा। दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? कलाम सेट V2। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसको नोट कर लेना, स्टार लगा लो उस वाले क्वेश्चन पे तो आप लोग
साइंस टेक से है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सबसे छोटा उपग्रह सही होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों अगर रेलवे से जुड़ी हुई अगर एनटीपीसी या ग्रुप डी जैसी तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो ये वाला सवाल आप लोग खुद समझते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा क्या गया है सवाल में कि किस वर्ष तक 100% रेलवे विद्युतीकरण हो जाएगी। तो दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ये अच्छी बात है दोस्तों कि 2024 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है। अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों पर्यावरण के प्रति जागरूक भारतीय रेलवे भी है। तो उसने काम क्या किया है, जो कचरा डला होता है दोस्तों उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी यानी कि एनर्जी बनाई जाएगी। इसका संयंत्र उसने कहाँ पे लगाया है दोस्तों, ये लगाया है पुणे में। और इसमें खास बात क्या है इस संयंत्र की दोस्तों कि इससे अवशेष ना के बराबर ही बचेगा यानी कि कचरा भी कम हो जाएगा और अवशेष भी कम ही निकलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुणे सही हो जाएगा हमारा आंसर। पुणे कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये बनाया जा रहा है तेलंगाना में। अच्छा, इसकी खासियत क्या है, इसमें 1 लाख लोग एक साथ बैठ सकेंगे। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा कि 1 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का अंतिम सवाल यही था हम लोगों का। जनवरी माह की करंट अफेयर्स हम लोगों की वीडियो ख़त्म हो चुका है। अब 1 या 2 दिन बाद आप लोगों को फरवरी का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इस तरह से हर 1 या 2 दिन बाद हम लोग मंथली करंट अफेयर्स करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्दी आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स भी मिलने लगेंगे अगर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही था, जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।